किसी को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि देखो केपीआईटी जब था ना, तो केपीआईटी के ऊपर भी जेपी मॉर्गन रोज़ एक नई खबर निकालते, जैसे मोतीलाल ओसवाल ने निकाला ना कि ये टारगेट-वारगेट मीट नहीं हुआ है, तो केपीआईटी में आता था कि हाँ, वो टारगेट मीट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। नो डाउट इनके केस में टारगेट उनके हिसाब से नहीं हुआ है, बट फंड हाउस का काम है मार्केट के अंदर इस तरीके की न्यूज़ निकालना और ये सब दिखाना कि हाँ, ये स्टॉक बेकार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, जबकि कहीं न कहीं दूसरा फंड हाउस कोई खरीद रहा होता है। हाय एवरीवन, तो आज एक और कंपनी डिस्कस करेंगे, एंजल वन लिमिटेड। और इसको डिस्कस करने का मेन रीजन ये है, 14% की गिरावट देखी गई, काफी मेजर करेक्शन स्टॉक के अंदर हुआ है और बहुत लोग इसके अंदर पैनिक करके लोगों ने अपने स्टॉक को जो है सेल कर दिया है। ऑफ कोर्स जब गैप डाउन हुआ तो किसी बड़े प्लेयर ने इसमें गैप डाउन किया है, क्योंकि वॉल्यूम आप देख सकते हो किसी बड़े फंड हाउस वगैरह ने इसमें सेलिंग करी है। वॉल्यूम को देखते हुए क्लियरली यही लगता है काफी बड़ा एक नंबर इसमें सेल किया गया है। और उसके अंदर जो रिटेलर्स होते हैं, जो डर जाते हैं, जिनके पास में स्टॉक हो सकता है ऊपर खरीदा हो, नीचे खरीदा हो, कहीं और खरीदा हो, वो लोग भी कुछ ना कुछ अपनी क्वांटिटीज इसके अंदर बेच के निकल जाते हैं। तो क्या ये पैनिक करने का टाइम है? स्टॉक जो है अब बेकार हो गया है, इसकी ग्रोथ काफ़ी सॉलिड रही है। आप देखोगे अगर पिछले 1 साल के अंदर लगभग इसने 100% से ज़्यादा, मतलब 125-30% के ऊपर ही इसने रिटर्न्स बना करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, काफ़ी पैसा बनाया लोगों ने और अब इसमें गिरावट हो रही है। तो क्या ये एक अपॉर्च्युनिटी है यहाँ जिसने खरीदा है प्रॉफिट बुक करने की, या फिर थोड़ा और नीचे आए, या फिर यहीं से ही जिन लोगों ने यहाँ पे पोज़ीशन बनाने का उनको मौका मिलेगा? क्योंकि काफ़ी लोगों ने देखो यहाँ खरीदा भी होगा, कोई कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। ठीक है, जो खरीद रहा है उसकी कन्विक्शन डिफरेंट है, उसका माइंडसेट डिफरेंट है, उसको लगता है कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलेगा। और कोई ना कोई बेच रहा है जिसको लगता है कि कुछ ना कोई प्रॉब्लम तो इसमें रिजल्ट के बाद आई है, तो कंपनी डीग्रोथ कर सकती है आगे जा कर के। ठीक है, तो सारे एंगल्स को हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर। और ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगा। बाय सेल करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, अपना एनालिसिस एक बार ज़रूर करें। तो ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कंपनी के रिजल्ट को पहले देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट ही इसका आया है कल के दिन 15th ऑफ जनवरी को। और वो रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये दिसंबर वाला जो क्वार्टर इनका यहाँ पे आया हैगा। तो जो रेवेन्यू है 1059 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे किया हैगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे 41% की ग्रोथ है, मतलब इस दिसंबर से अगर आप कंपेयर करोगे। और इस दिसंबर को अगर आप सितंबर से कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर से, तो मात्र 11 करोड़ का रेवेन्यू आपको ज़्यादा दिखेगा। 1048 यहाँ की है, 1059 यहाँ की है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट है, मतलब पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में कोई खास ग्रोथ कंपनी ने नहीं करी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी के जो मार्जिन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मार्जिन। क्योंकि आपने अगर यहाँ रेवेन्यू किया है, तो रेवेन्यू ही आपको, अगर आपके खर्चे अगर कम होते हैं तो आपके प्रॉफिट में इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रॉफिट भी कहीं न कहीं इम्पैक्टेड है। इसीलिए क्योंकि जो मार्जिन यहाँ पे दिसंबर में 43% था, फिर 47 हुआ, फिर 40, 42, अब वो 40 के नीचे आ गया। कितना? 38% पे इनका मार्जिन आ गया। तो मार्जिन के नीचे आने का क्या रीज़न है, हम वो भी देखेंगे। इनकी प्रेज़ेंटेशन के अंदर वो रीज़न कंपनी ने बताया हुआ है। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वो काफ़ी सॉलिड रीज़न है, क्या वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मार्जिन्स कम हो गए हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट्स यहाँ कम दिख रहे हैं हमें, कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। ठीक है? प्लस इसके पीछे 1-2 आर्टिकल्स भी आए हैं। एक आर्टिकल ये आया है जिसके अंदर मोतीलाल ओसवाल है, काफ़ी बड़ा फंड हाउस है ये, और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो रिज़ल्ट आया हैगा वो 17% कम आया हैगा मोतीलाल ओसवाल के एस्टीमेट से। मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने किया है, ठीक है? 14% की ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर। मतलब यहाँ पे जो दिसंबर में 228 किया था, यहाँ पे 260 हैगा करोड़ में। तो 14% की ग्रोथ ही करी। इनके अकॉर्डिंगली ये जो ग्रोथ है 17% से कम हुई है, ग्रोथ और होनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स वो इसीलिए क्योंकि देखो एक तो रिजल्ट यहाँ फ्लैट है, प्लस मार्जिन भी कम हो गए, तो ग्रोथ तो कम हुई ही हुई है। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो सकता है। देखो मोतीलाल ओसवाल ने अपना काफ़ी बड़ा एक चंक इसमें सेल किया हो, ऐसा हो भी सकता है। और हो सकता है इन्होंने कुछ पोर्शन सेल किया हो, बाकी पोर्शन किसी और फंड हाउस ने सेल किया हो, या फिर रिटेलर्स ने सेल किया हो। तो नेट-नेट ये 2 रीज़न्स दिखते हैं, और वो रीज़न्स को हम एक बार इनके रिजल्ट में अगर आगे देखें इनकी पीपीटी के अंदर, तो ये इनकी पीपीटी है। मैं आपको इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट पहले दिखाता हूँ कि क्या है। जो एंजल वन है उनका मेन बिज़नेस किस चीज़ का है? ब्रोकिंग का। ब्रोकिंग कहाँ से आती है? आप और हमारे जैसे लोग जो इनके अंदर अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद हम लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, कैश में स्टॉक खरीदते हैं, मतलब कि अपने डीमैट में लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, इसको हम कैश एंड कैरी कहते हैं। एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते हैं। तो ये 3 तरीके के सेगमेंट होते हैं जहाँ से एंजल वन को रेवेन्यू मिलता है। तो कैश के अंदर इनको रेवेन्यू कम आता है क्योंकि उसके अंदर ब्रोकिंग चार्जेस कम रहते हैं। एफएनओ के अंदर ब्रोकिंग चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, और कमोडिटी में भी अकॉर्डिंगली टू एफएनओ इनके कमोडिटी के चार्जेस रहते हैं। ठीक है? तो मेजर जो इनको बेनिफिट है वो एफएनओ में आता है। ठीक, अगर ये इनका जो वॉल्यूम यहाँ बढ़ता है ना, तो इनके प्रॉफिट्स और इनके मार्जिन्स यहाँ बढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो चार्जेस है वो ज़्यादा है। कैश के अंदर चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर नंबर देखोगे, तो ये 62 मिलियन ऑर्डर्स इनके लास्ट क्वार्टर में लगे थे, यहाँ पे 74 मिलियन ऑर्डर्स लगे हैं। ठीक है? तो कैश का वॉल्यूम तो इनका बढ़ गया, लेकिन यहाँ मार्जिन ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो नहीं रहा है। एफएनओ के अंदर अगर आप नज़र डालोगे तो 264 मिलियन था, यहाँ पे घट के 2 मिलियन ऑर्डर्स जो हैं कम लगे हैं। इसीलिए उसके चलते इनके रेवेन्यू में यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी, पहली चीज़। ठीक है? तो क्योंकि 2 मिलियन यहाँ पे कम आया है। और कमोडिटी सेगमेंट इनका ऊपर जा रहा है, 2 मिलियन ऑर्डर्स यहाँ पे ज़्यादा लगे हैं, तो नेट-नेट वो चीज़ इनकी ठीक-ठाक है।
तो वैसे करके आइए। अब सीधा चलते हैं इनकी ऊपर वाली स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 5 पे, और यहाँ देखोगे कि इनके नंबर ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो कस्टमर्स से जो ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स वो तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी ला रहे होंगे। क्या नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं, हम वो देखते हैं। तो न्यू कस्टमर्स अगर आप देखोगे तो 2.5 मिलियन ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन उन्होंने किया हैगा, तो जो कि 16.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ करी है, नए कस्टमर्स इन्होंने ऐड करे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। प्लस जो टोटल इनका अभी तक का जो क्लाइंट बेस हो गया वो 19.5 मिलियन का हो गया है। काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस कंपनी का बन चुका है। नंबर 2 जो इनकी पोजीशन है वो मेंटेन्ड है कि 14.8% इनके एक्टिव कस्टमर्स हैंगे एनएससी में, जो क्लाइंट बेस है इनका। सारी चीज़ें पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो नंबर ऑफ कस्टमर्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप मार्केट में शेयर उठा रहे हो, शेयर इन द सेंस जो कस्टमर्स आप नंबर ज़्यादा लेते जा रहे हो, तो इसका मतलब कस्टमर आज ऑर्डर नहीं लगा रहा, हो सकता है बाद में लगाए। ठीक है? इस क्वार्टर में नहीं लगाएगा तो अगले में लगाएगा, अगले में लगाएगा तो उससे अगले में लगा लेगा। क्योंकि कस्टमर जो ऐड हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो देखो करने के लिए ही ऐड हुआ है, टाइम पास के लिए तो ऐड नहीं हुआ है ना। वो वाली चीज़ है। और देखो डेफ़िनिटली ऐसा होता ही है कि कुछ कस्टमर्स एक्टिव होते हैं, कुछ कस्टमर्स एक्टिव नहीं होते हैं, तो वो एक अलग डिस्कशन है। बट स्टिल अगर 2.5 मिलियन लोग इसमें ऐड हुए हैं, तो डेफ़िनिटली कुछ परसेंटेज इसमें से होगी जो आगे जाकर के ट्रेड वगैरह करेगी। प्लस जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो तो है ही है क कंपनी के। तो ये वो स्लाइड है जहाँ पे कंपनी ने बताया कि इनके जो एबिटा मार्जिन्स हैं, जो मार्जिन्स हमने यहाँ पर देखे 38% के हो गए हैं, 43% से घट के 42% से घट के। तो क्या रीज़न है? नंबर 1 रीज़न बताया 1.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन नेट ब्रोकिंग इनकम। तो इनकी जो नेट ब्रोकिंग जो इनकम हैगी उसमें डिक्लाइन आया है 1.7% से। 20% इंक्रीज इन कैश सेगमेंट, जो मैंने आपको नीचे दिखाया अभी, वो जो हमने चार्ट दिखा था अभी 20% से बढ़ गया है। चेंज इन टैरिफ स्ट्रक्चर, कुछ इन्होंने टैरिफ स्ट्रक्चर भी चेंज किया हैगा इंट्राडे के लिए। ठीक है? टैरिफ स्ट्रक्चर का मतलब जो चार्जेस ये लोग अपने इंट्राडे कस्टमर से चार्ज करते होंगे इंट्राडे कैश सेगमेंट के अंदर, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज किया है चार्जेस के लिए, इसीलिए इतना ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पे इनको नहीं बन रहा है अभी। कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन को देखते हुए मैनेजमेंट ने वो डिसीजन लिया होगा। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं सारे के सारे, ऐसे ही हवा में नहीं होते। तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, लॉन्ग टर्म व्यू होगा उसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे 16% जो है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज इन एक्सपेंस, मतलब एक तरफ से जो इनकी इनकम है वो घट रही है, दूसरी तरफ से जो इनके खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। मतलब हेडकाउंट यहाँ पे बढ़ गया है, किस लिए? क्योंकि इन्होंने एएमसी बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस के अंदर कुछ नए लोगों को हायर किया है, हेडकाउंट को इंक्रीज किया है। स्ट्रैटेजिकली हायर इन्वेस्टमेंट इन क्लाइंट एक्विजिशन, मतलब स्ट्रैटेजिकली करी है। स्ट्रैटेजिकली वर्ड लगाने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कंपनी ने वो चीज़ प्रॉपर्ली डिसाइड करके अपने मीटिंग्स वगैरह करके उसके बेसिस पे इन्होंने क्लाइंट एक्विजिशन जो इनकी कॉस्ट है उसको इंक्रीज किया है। ठीक है? हायर इन्वेस्टमेंट्स करी है उसमें, ताकि मार्केट के अंदर ज़्यादा कस्टमर्स ये लोग एक्वायर कर सके। हायर स्पेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीमैट चार्जेस, मतलब इन्होंने ज़्यादा खर्चा किया है किस पे? टेक्नोलॉजी इंफ्रा पे, मतलब टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए उस पे खर्चा किया है। प्लस सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, मतलब सोसाइटी के लिए जो भी चीज़ें ये लोग काम वाम करते हैं उसमें थोड़ा खर्चा-वर्चा किया है। तो नेट-नेट इसमें देखो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि कंपनी ने जो टैरिफ चार्जेस करा है इंट्राडे के अंदर, कहीं न कहीं ये स्ट्रैटेजिकली है। कुछ ना कुछ फ्यूचर को देखते हुए किया होगा। 20% इंक्रीज़ इन कैश सेगमेंट ऑर्डर्स, ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हुआ है, डिक्लाइन नहीं हुआ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप एएमसी के अंदर हेडकाउंट बिज़नेस वगैरह ऐड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ फ्यूचर को देखते हुए कंपनी कर रही है। प्लस नए कस्टमर के ऊपर अगर आप एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ाई है तो कंपनी मार्केट से नए कस्टमर्स को एक्वायर कर रही है। नेट-नेट फ्यूचर को देखने देखने वाली बात है ये सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि आज कस्टमर ले लिया तो आगे जाके धंधा नहीं बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा वो, उसको देखते हुए। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंशन कंपनी क्या कर रही है, स्लाइड के अंदर समझाया कि एक्सपेंडिंग मल्टी प्रोडक्ट रिलेशनशिप कैसे करके। कंज्यूमर क्रेडिट प्रोडक्ट्स, कंपनी जो है कंज्यूमर को लोन्स वगैरह देगी, लेंडिंग वगैरह करेगी, जो इनके पास एक्जिस्टिंग जो कंज्यूमर है उसके बेसिस पे, बहुत बड़ा एक क्लाइंट बेस है इनके पास, तो कंपनी उसको लेवरेज आउट करना चाहती है, उसका बेनिफिट उठाना चाहती है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह के मॉडल्स वगैरह इंटरनली ये लोग कर रहे हैं। ठीक है? अभी ये लोग ऑफर करेंगे क्या? अनसिक्योर्ड लोन ऑफर करेंगे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। तो वो सारी चीज़ें कंपनी कर रही है, देख रही है कस्टमर की कैसी प्रोफाइल है, किस तरीके के उनके पास में ऑर्डर्स हैं, मतलब कितनी उनकी इनकम वगैरह है, वो सारी चीज़ों को ये लोग स्टडी करेंगे, उसके ऊपर अंडरराइटिंग करेंगे, मतलब अप्रूवल प्रोसीजर वगैरह, फिर लोन वोन आगे देंगे जो भी कस्टमर अप्लाई वगैरह करेगा। फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर के आई है, मतलब कि बैंक की एफडी करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, एनबीएफसी के साथ अलायंस वगैरह करना, तो वहाँ पे फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स वगैरह उनके ला करके अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेचना। तो वहाँ से भी इनको देखो ऑफ कोर्स ब्रोकरेज या इंटरेस्ट इनकम जो भी आएगी, उसके बेसिस पे कंपनी एक्सपैंड करेगी। तो ये काफ़ी एक स्मार्ट काम कर रही है कंपनी, जो इनका एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसको यूज़ करेगी, उनको प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल एंड अपसेल करने के अंदर। प्लस ऑफ कोर्स जैसे इन्होंने ऊपर बता ही दिया है कि ये लोग स्ट्रैटेजिकली खर्चा कर रहे हैं क्लाइंट के एक्विजिशन के लिए, तो उनको पता है कि एक बार क्लाइंट एक्वायर कर लो, लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट देगा ही देगा। कुछ ना कुछ क्रॉस सेल अपसेल तो उसे करेंगे ही करेंगे। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अब इसके अंदर देखो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि क्या लगता है फ्यूचर में आगे जाकर? तो मुझे लगता है कि अभी जो स्टॉक है वो डेफिनिटली काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड ओवरहीट हो चुका था, काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ दे चुका था। प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, मार्केट को मौका मिल गया, यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा-सा 19-20 आया और वो मौका यहाँ पे कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उठाया गया, प्रॉफिट की बुकिंग हुई। यहाँ पे
क्लियरली किसी को भी देखो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए कि हम एकदम से यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लें। वो कहते हैं नेवर कैच द फॉलिंग नाइफ। तो गिरता हुआ स्टॉक है, इसको खरीदने की कोशिश जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। थोड़ा-सा आप 2-3 दिन इसको थोड़ा ट्रैक करो, स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जाता है, थोड़ा साइडवेज़ होगा और फिर जब थोड़ा-सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में ही आप इसमें पोज़ीशन बनाओ और लॉन्ग टर्म विज़न के साथ में बनाना। क्योंकि ये ब्रोकिंग बिज़नेस है और ब्रोकिंग बिज़नेस देखो एंजल वन जो है नंबर 2 प्लेयर है मार्केट के अंदर, ग्रो करता जा रहा है। काफ़ी सॉलिड रिज़ल्ट्स आए हैं इसके पीछे और अभी जो रिज़ल्ट थोड़ा फ्लैट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि अगला क्वार्टर भी फ्लैट है या उससे अगला क्वार्टर भी फ्लैट है। अभी तो बुल रन के सेंटिमेंट्स है मार्केट के अंदर, अभी एफ-एन-ओ वगैरह होता जाएगा मार्केट में, नए-नए कस्टमर्स ही ऐड करते जा रहे हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स ही ऐड करते जा रहे हैं, क्रॉस सेल, अपसेल वगैरह करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है जिसका भी विज़न अगले 2 साल तक अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो, 2 साल इसीलिए क्योंकि ये वाला साल और उससे अगला साल, ठीक है? अभी रेट कट्स वगैरह आएँगे मार्केट के अंदर, तो रेट कट से ऑफ कोर्स आपको पता है एक और बूम आएगा मार्केट में, प्लस इलेक्शन है, उससे नए लोग जो हैंगे वो लोग भी एफ-एन-ओ ट्रेडिंग या फिर कैश ट्रेड्स, कमोडिटी वगैरह वो सब वॉलेटिलिटी वगैरह मार्केट में बनी रहेगी, तो उसमें और ट्रेडिंग वगैरह थोड़ी-सी बढ़ेगी। तो उन चीज़ों को देखते हुए लॉन्ग टर्म का व्यू है, तभी आप इसमें पोज़ीशन बनाना, शॉर्ट टर्म व्यू के साथ कोई भी इसमें एंटर मत होना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीटेड स्टॉक है, अच्छा खासा यहाँ से एक रन अप ये दे चुका है। पहले अंडर वैल्यूड था कहीं न कहीं, यहाँ पर ये बहुत पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ 900 के भाव पे कहीं आ गया था। तो वो सारी चीज़ें इसने कवर करी, लगभग 3x हुआ उधर के भाव से और फिर अब यहाँ कहीं पर ये नीचे है, तो थोड़ा-सा और नीचे आ सकता है, ये लगभग 3000 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। देखो गारंटी नहीं है, मेरे को टेक्निकली देखते हुए लगता है कि हाँ, अगर थोड़े सेंटिमेंट्स और नेगेटिव होंगे, थोड़ा नीचे और आ जाएगा। तो जल्दबाज़ी कोई ना करे और जिसने ऊपर खरीदा है, देखो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, तो डेफिनिटली इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा-सा वक़्त इसमें लगेगा, हो सकता है 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन 1 या 2 क्वार्टर अगर इसके आगे थोड़े ठीक-ठाक आएँगे, रिज़ल्ट पॉज़िटिव अच्छा आएगा, ग्रोथ कंपनी करेगी, तो डेफिनिटली स्टॉक ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि मैनेजमेंट स्मार्ट है, वो जिस तरीके से उन्होंने पूरे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस वगैरह ले रखे हैं, कस्टमर एक्विजिशन वगैरह कर रहे हैं, टैरिफ्स वगैरह चेंज कर रहे हैं ऊपर-नीचे, तो वो सब कस्टमर एक्वायर करने के लिए, कस्टमर को होल्ड करने के लिए, कस्टमर से और ट्रेडिंग करवाने के लिए ताकि उसको एक कंफर्टेबल टैरिफ मॉडल मिले ताकि वो और इनके सिस्टम पे टिका रहे। तो वैसे करके होती है सारी चीज़ें। तो नेट-नेट किसी को जल्दबाज़ी नहीं करनी है, ज़्यादा बल्क में पोज़ीशन ना बनाएँ, थोड़ा-सा इसको नीचे आने दें या फिर अगर इधर भी है, थोड़ा साइडवेज़ जाता है, तो वैसे आप उसको एक 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 3-4 दिन थोड़ा ऑब्ज़र्व कर लो और उसके बाद आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें पोज़ीशन बनानी है, नहीं बनानी है, वैसे करके डिसीज़न लो। बाकी लॉन्ग टर्म से कंपनी मुझे सॉलिड लगती है, ठीक है? किसी का अगर लॉन्ग टर्म का व्यू हो, तो डेफ़िनिटली आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें बने रह सकते हो। किसी को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर क्योंकि देखो केपीआईटी जब था ना, तो केपीआईटी के ऊपर भी जेपी मॉर्गन रोज़ एक नई खबर निकालते थे। मोतीलाल ओसवाल ने निकाला ना कि ये टारगेट-वारगेट मीट नहीं हुआ है, तो केपीआईटी में आता था कि हाँ, वो टारगेट मीट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। नो डाउट इनके केस में टारगेट उनके हिसाब से नहीं हुआ है, बट फंड हाउस का काम है मार्केट के अंदर इस तरीके की न्यूज़ निकालना और ये सब दिखाना कि हाँ, ये स्टॉक बेकार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, जबकि कहीं न कहीं दूसरा फंड हाउस कोई खरीद रहा होता है और कोई फंड हाउस बेच रहा होता है, ठीक है? तो वॉल्यूम आपको दिख ही रहा है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। तो वो वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आपको बहुत डर लगता है तो हाफ सेल कर दो, आधा स्टॉक बेच दो, आधा रख लो या फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना है वैसे करो। नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपका क्या व्यू है कंपनी से रिलेटेड, आप वो ज़रूर डिस्कस करें कमेंट्स के अंदर, वो भी हमारे साथ शेयर करें। आपको वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आपको और भी वैल्यूएबल वीडियोज़ मिल जाएँगी। जैसे कि आप वीडियो देख सकते हो, ये मैंने वीडियो बनाई थी ज़ोमैटो के ऊपर। ज़ोमैटो कैसे टर्न अराउंड कंपनी है, ये आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, आपको काफ़ी देखने को मिलेगा इसके अंदर। रेडगेन ट्रैवल, ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, काफ़ी सॉलिड ग्रोथ इसमें आ रही है। ई मुद्रा, ठीक है, इसमें भी काफ़ी न्यू अपडेट्स आएँगे। कंपनी ने इसके अंदर क्यूआईबी वगैरह किया है एक्सपेंशन करने के लिए। सुप्रिया लाइफ साइंस, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़, तो ये सभी कंपनीज़ आप डिटेल में मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ वगैरह, तो वो सब आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।